पहले तो जो बड़ी इवेंट है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। इलेक्शन के जो रिजल्ट आए, जो लेटेस्ट रैली हमने देखी उसके हिसाब से एनडीए अलायंस है उसको 292 सीट्स मिली। इसमें से बीजेपी को 240, तेलुगु देशम पार्टी को 16 और जनता दल को 12 सीट्स मिली। अब ये जो रिजल्ट थे वो एग्जिट पोल के जो हमने देखे थे आंकड़े सैटरडे को, उससे काफी नीचे थे। और 2019 में जो ये फिगर्स थी, एनडीए को 353 सीट्स मिली थी और बीजेपी को 303 सीट्स मिली थी। तो इससे भी ये सीट्स काफी नीचे थी। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से जो डिसअपॉइंटिंग ये रिजल्ट आए उसके चलते हमने काफी बड़ी वॉलेटिलिटी देखी। मेन जो डर मार्केट को ये है कि अभी कोalition गवर्नमेंट बनेगी, यानी कि गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी के लिए 273 सीट्स चाहिए और बीजेपी के पास उससे कम है। तो उसके जो उसके साथी दल है उसका सपोर्ट लेके गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। और इसके चलते डिसीजन मेकिंग है या गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है, उसके मार्केट को थोड़े डाउट्स आए थे। और उसी का हमने कल एक नेगेटिव रिएक्शन देखा। और डर ये भी बन रहा है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए भी खराब आए हैं, खास करके यूपी और महाराष्ट्र में, कि गवर्नमेंट ने रिफॉर्म पे ज्यादा ट्रस्ट किया और वेलफेयर पे कम ध्यान दिया है। तो आगे चल के ज्यादा पैसे वेलफेयर स्कीम्स में जा सकते हैं। और ये जो पैसे हैं जो वेलफेयर स्कीम्स में जाएंगे वो कैपेक्स को कट करके जाएंगे, सब्सिडीज बढ़ेंगी, पेस ऑफ रिफॉर्म्स पे असर पड़ेगा, खास करके लेबर लॉस है, लैंड है, कैपिटल से रिलेटेड रिफॉर्म्स है, इस पे असर पड़ सकता है। तो ये सारे डर रहे, अभी भी बने हुए हैं ये डर। तो इसी का चलते हमने खास करके कल वॉलेटिलिटी देखी। साथ ही ये ये भी डर बना है कि सब्सिडीज अगर बढ़ेंगी, कैपेक्स में अलोकेशन कम होगा, तो वो जो अभी तक जिस पे हाई अलोकेशन जा रहा था, इंफ्रा स्पेस है, कैपिटल गुड्स है, डिफेंस है, इनमें से अलोकेशन कम हो सकता है। और अगर वेलफेयर स्कीम्स में पैसा जा सकता है, रूरल स्पेंडिंग बढ़ सकती है, तो एफएमसीजी या कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें उनको फायदा हो सकता है। और वही चीज हमने आज की मार्केट में रिफ्लेक्ट होती हुई देखी। एफएमसीजी और कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में बढ़त देखी गई। और पीएसयू स्टॉक्स खास करके डिफेंस वगैरह है उसमें हमने एक कट देखा कल के और आज के सेशन में। तो आगे चल के कुछ दिनों के लिए ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के फ्रंट पे क्या न्यूज़ आती है। इसके अलावा पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या होता है, कौन से एलआईस को कौन से पोर्टफोलियोज मिलते हैं। और उसके आगे चल के बजट का इंतजार रहेगा मार्केट को कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस रिवाइज इक्वेशन के चलते कैसे चेंज होंगी, प्रायोरिटीज कैसे चेंज होंगी। टेक्निकल आउटलुक पे आ जाते हैं। लास्ट मंथ हमने आपके साथ जो चार्ट शेयर किया था उसमें क्लियरली विजिबल था कि 22,775, 22,794, यानी कि रफली 22,775, 22,800 के आसपास काफी रेजिस्टेंस बना था। हमने बताया था कि ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हो जाए तो हो जाता है तो फिर ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है जो रिसेंट मंथ्स को कनेक्ट करते हैं, वो 23,100 का नेक्स्ट टारगेट प्रोजेक्ट करेगी। और साथ ही हमने इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट की बात की थी जो 21,777 के आसपास सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इनिशियल पार्ट में हमने करेक्शन देखा और इसी ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेके निफ्टी ने मुंह देखी। और इस जो राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस की हमने बात की थी, एग्जैक्टली उसी पे रेजिस्टेंस लेके वहां से हमने फिर करेक्शन देखा। मंथली बेसिस पे थोड़ा सा डाउन रहा निफ्टी और 3 महीने की लगातार बढ़त को इसने तोड़ा। फिर हमने जो एग्जिट पोल के दिन के बाद 1 जून को ओपनिंग देखा, उसमें निफ्टी ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया। और उसके दूसरे दिन फिर एक्चुअल जो रिजल्ट आया उसके चलते हमने बड़ी वॉलेटिलिटी देखी और 21,281 का लो बनाया निफ्टी ने। और आज की रिकवरी के बाद ये थोड़ा सा हायर प्लेस्ड है। आज ये 22,620 बन रहा है। क्योंकि आगे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये जो 21,281 का जो बॉटम बना था, तो ये 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके साथ रफली कोइंसाइड हुआ था। और ये जो ब्लू लाइन है वो 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज है जो 21,100 के आसपास है। तो इस ये दोनों जो मेजर सपोर्ट है 200 डीएमएस के,
इसी के चलते ये 21,300, 21,100 ये जोन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम 200 दिन की मूविंग एवरेज को लॉन्ग टर्म के सपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा वेट देते हैं। तो ये लेवल आगे चल के ब्रेक होते हैं तो जो इंडेक्स है इसका मीडियम टर्म व्यू बेरिश हो सकता है। अभी हम जो करेक्शन आया है उसको रनिंग करेक्शन मानेंगे, क्योंकि हर बड़ी अपमूव के बाद निफ्टी में करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज आता है जो 200 दिन की मूविंग एवरेज तक इंडेक्स को लेके जाता है। तो वो हेल्थी गिना जाता है, पर अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होती है और उसके नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर हम उसको लॉन्गर टर्म के लिए ट्रेंड रिवर्सल मानेंगे और कंसर्न तभी बनेगा। तो एज ऑफ नाउ हमारा ओवरऑल व्यू निफ्टी पे पॉजिटिव है, और ये जो लेवल है 21,300, 21,100 का, इस सपोर्ट जोन को हम आगे के लिए वॉच आउट करेंगे। ऑन द हायर साइड ऑब्वियसली 23,300 के आसपास के जो टॉप बने थे एग्जिट पोल के रिएक्शन वाले दिन 1 जून को, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 23,300 को निफ्टी निकाल देता है तो फिर हमारे हिसाब से 23,800 और 24,700 नेक्स्ट मेजर टारगेट रहेंगे। निफ्टी बैंक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो ओवरऑल आउटलुक हमने दिया था लास्ट मंथ, हमने यहाँ पे 50,000 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो 51,000 से 51,300 के अपसाइड टारगेट की बात की थी। निफ्टी ने 51,133 का हाई बनाया। हम्म। और फिर वहां से इलेक्शन रिजल्ट की वॉलेटिलिटी के चलते 46,077 का बॉटम बनाने के बाद आज ये रिकवर होके 49,000 पे प्लेस है। तो इसमें भी अगर आप ये देखें, कल का जो बॉटम है वो इस ब्लू लाइन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड हुआ है, और ये इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। तो इसमें भी जैसे निफ्टी ने इस 200 डीएमए के आसपास सपोर्ट लिया था, ये इंडेक्स ने तो एग्जैक्टली उसी लेवल पे सपोर्ट लिया है। तो इस सेंस में 46,077 का ये लेवल इंपॉर्टेंट बन जाता है आगे के ट्रेंड के लिए। अगर ये लेवल इन केस ब्रेक होता है तो फिर 20 मंथ मूविंग एवरेज है वो नेक्स्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी 44,700 पे। ऑन द हायर साइड रिसेंट जो टॉप है 51,133, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर 53,000 के नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। तो ब्रॉडली यहाँ पे भी हम जो ये करेक्शन आया है उसको स्कीम ऑफ द थिंग्स मानेंगे, पार्ट ऑफ द कोर्स है। जैसे निफ्टी में हमने बताया वैसे इसमें भी ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम ओवरऑल भी इसमें पॉजिटिव रखेंगे। आज खास करके एफएमसीजी इंडेक्स में बहुत बड़ी जंप देखा गया। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, जो ये इलेक्शन रिजल्ट हैं वो रूरल स्पेंडिंग या फार्मर के जो बेनिफिट्स को ज़्यादा बढ़ाने की और गवर्नमेंट को ले जा सकता है, ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन बनी है। और काफ़ी सारे बड़े ब्रोकिंग हाउस ने भी यही आज व्यू दिया था कि रूरल स्पेंडिंग गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। तो अगर रूरल स्पेंडिंग बढ़ती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एफएमसीजी इंडेक्स या एफएमसीजी कंपनीज की हायर ग्रोथ की तरफ जा सकता है। तो इसी का एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट एफएमसीजी स्टॉक्स पे रहा। अब यहाँ पे जो ओवरऑल व्यू है वो एफएमसीजी इंडेक्स पे हमारा पॉजिटिव है। 57,600 का इसका बंद है। अगर आज का अपमूव निकाल दें तो ये इंडेक्स 2024 में अब तक नेगेटिव था। तो पिछले कुछ महीनों में इस इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को और बाकी सारे सेक्टर इंडेक्सेस को। अगर इसको कंपेयर करें तो उस निफ्टी का सीपीएस इंडेक्स है वो 24% ऊपर था, और इंफ्रा इंडेक्स करीबन 12% ऊपर था, रियलिटी इंडेक्स भी 24% ऊपर था, और उसके सामने एफएमसीजी इंडेक्स नेगेटिव था आज की अपमूव को अगर निकाल देते। तो ओवरऑल सेटअप इसका पॉजिटिव है, और हमारे हिसाब से 62,000 से 62,500 इस इंडेक्स का नेक्स्ट टारगेट जोन है। और यहाँ पे जो स्टॉक हमको अच्छे लगते हैं वो ब्रिटानिया, डाबर और मेरिको है। और एचयूएल अगर 2723 का आज का हाई क्रॉस करता है तो यहाँ पे भी एक बड़े ब्रेकआउट कंफर्म होंगे, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा ईटीएफ अवेलेबल है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसके थ्रू आप एफएमसीजी इंडेक्स को प्ले कर सकते हैं। आईसीआईसीआई का एफएमसीजी ईटीएफ है, उसका कोड ये है एफएमसीजी आई ईटीएफ, जिसका करंट रेट 61.60 है। तो इसके थ्रू भी एफएमसीजी इंडेक्स पे पॉजिटिव व्यू है, उसको प्ले किया जा सकता है। इसके अलावा फार्मा इंडेक्स पे तो हमारा व्यू काफी टाइम से पॉजिटिव है, और इसमें हम 21,800 के मेजर टारगेट लेके चल रहे हैं। अभी ये इंडेक्स 19,280 पे प्लेस है।
तो ये इंडेक्स भी इस वॉलेटिलिटी में एक स्निफर बेट बन सकता है। यहाँ पे फार्मा के ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं, जिसके हमने पहले भी डिस्कशन किया था। तो इनके थ्रू फार्मा स्पेस में भी पोजीशन ली जा सकती है। इंडिविजुअल अगर स्टॉक्स की बात करें तो ये 4 स्टॉक है जहाँ पे हमको ओवरऑल चार्ट का सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। ट्रू अल्फा जो हमारा ऑफरिंग है टेक्निकल कॉल्स का, जो हम 1 से 2 महीने के व्यू से देते हैं। NSE 500 स्टॉक्स का यूनिवर्स रहता है, तो इसके जो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं लास्ट मंथ के, मई महीने के। तो टोटल 21 रिकमेंडेशन थी जो प्रीवियस मंथ की इस महीने क्लोज हुई मई महीने में, या फिर जो मई महीने में हमने दी थी। तो इस 21 में से 9 स्टॉक्स में टारगेट अचीव हुआ, 10 में SL हुआ और 2 ओपन हुए। प्रोग्रो हमारा जो सेक्शन है, ऑफरिंग है, जिसमें हम टेक्नो फंडा रेकमेंड करते हैं 3 से 4 क्वार्टर के परस्पेक्टिव से। NSE 500 स्टॉक्स अगेन इसमें यूनिवर्स रहता है। यहाँ पे हमने एक रिकमेंडेशन दी सुप्रीम इंडस्ट्री 6 मई को। ये इसके लेवल्स हैं। 5160 पे हमने दिया था। ये इसका एक्यूमुलेशन रेंज है, और ये इसका टारगेट है, और ये इसका स्टॉप लॉस। जो भी हमारी रिकमेंडेशन और रिपोर्ट्स हैं, हम सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं, तो यू कैन फॉलो अवर चैनल सारे अपडेट्स के लिए। और इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। जो भी हमने डिस्कशन किया उसका ये डिस्क्लेमर है। जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें हमारी पर्सनल होल्डिंग और हमारे क्लाइंट्स की होल्डिंग भी हो सकती है, और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर का इंडिकेशन नहीं है। और इस लिंक पे आप डिटेल डिस्क्लेमर चेक कर सकते हैं। अब फर्दर डिस्कशन के लिए मैं निहाल को हैंड ओवर करूंगा, जो आगे का डिस्कशन करें। तो हम हमारे जून एडिशन की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडेक्सेस ने कैसे रिटर्न्स दिए इन द लास्ट 1 मंथ। तो जैसे हम देख सकते हैं कि आज के मूव के बाद निफ्टी मार्जिनली पॉजिटिव रहा है फॉर द मंथ। सेंसेक्स भी मार्जिनली पॉजिटिव रहा है। मिड कैप हैज बीन इन द सेम रेंज एज वेल, बट जो हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, उसके लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स आर नेगेटिव बाय 3.82%। हमने इसके पहले के कॉल में भी बताया था कि मिड स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग अगर करना हो तो आप कर सकते हैं, लुकिंग एट द रन अप दैट इट हैड अचीव्ड इन द लास्ट 12 to 14 मंथ। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो जो टेक हेवी नैस्डैक है उसमें हमने काफ़ी अच्छा सा मूव देखा था। उसमें एनवीडिया के जो रिजल्ट्स आए थे पॉजिटिव थे, एंड जो आगे जाके भी उनके खुद के गाइडेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रीट्स को पसंद आया, तो उसकी वजह से हम नैस्डैक में सबसे अच्छा 3.1% का मूव देख सकते हैं इन द लास्ट 1 मंथ। तो ये जो हम एवरी मंथ आपको चार्ट दिखाते हैं, तो नॉट अ लॉट हैज चेंज्ड हियर, द वैल्यूएशंस आर स्टिल प्रीटी रिच। तो वो जो हमने देखा था आगे भी कि निफ्टी 50 एंड मिड कैप हैव मूव्ड इन द सेम रेंज, तो इसमें भी आपको ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, बट इट इज़ स्टिल वैल्यूड एट अ रिच वैल्यूएशन कैप। तो आप उसमें से अपने पोर्टफोलियो को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते जाना। जैसे कोई भी एडवर्स इवेंट्स होते हैं इकोनॉमी में, मार्केट में, तो ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर द वर्स्ट टू बी हिट, वैसा हमारा मानना है। तो इसमें हम देख भी सकते हैं कि स्मॉल कैप हैज गॉन अगेंस्ट द मूवमेंट्स ऑफ निफ्टी, जो 0.7% ऑड प्लस था, उसके बदले स्मॉल कैप वाज डाउन अराउंड 3 to 4%। तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि 0.75 से 0.72 हो गया है निफ्टी स्मॉल कैप 100 बाय निफ्टी 50 का जो प्राइस चार्ट था वो। एंड इसमें भी अभी भी एक कॉशियस व्यू है कि आप जो भी आपके स्टॉक्स है, इट इज़ नॉट नेसेसरी के सारे ही जो स्टॉक्स इस इंडेक्स में हो जो भी आप होल्ड कर रहे हो स्मॉल कैप वाले,
उन सब में आपको एक नेगेटिव मतलब एक कॉशियस व्यू और आपको सेल करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बट देर आर पॉकेट्स के जहाँ पे दी स्टॉक्स आर वेरी रिचली वैल्यूड एंड इट इज better to exit those stocks at such a high level when you get the opportunity. तो हम बात करते हैं कल की। कल जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उसके बाद हमने देखा दी वर्स्ट वन डे फॉल इन द लास्ट 4 ईयर। तो वो क्यों हुआ, काफी रीजंस आपको सर ने बताया, बट लेट्स सी वंस मोर कि उसमें क्या हुआ। ये इधर आपको एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी दोनों के जो है वो नंबर्स दिखाते हैं हम। कोई नंबर आपको ये नहीं दिखेगा कि 350 के आजू बाजू, 340 350 के अलावा कोई आपको एस्टिमेट दे रहा हो। देर इज ओनली वन दैनिक भास्कर जिसने 280 से 350 का एक बहुत ही बोल्ड एस्टिमेट दिया था, जिसपे काफी लोग क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। बट दे आर दी ओनली वंस हु एक्चुअली गॉट इट राइट। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो रियलिटी आई है, 293 सीट्स जो आई है, उसमें भी जैसे सर ने बोला कि बीजेपी के पास अपना पूर्ण बहुमत का जो नंबर है, मैजिक नंबर ऑफ 272, उससे तो वो काफी दूर रह चुके हैं। एंड वो एनडीए गवर्नमेंट है जो एक अपना सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करने वाली है प्रेसिडेंट को। दैट इज द लेटेस्ट न्यूज दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द मीटिंग दैट इज गोइंग ऑन। वैसा रिपोर्ट्स के हिसाब से आ रहा है कि दे आर गोइंग टू गो टू द प्रेसिडेंट। तो इसके वजह से होगा क्या, पॉलिसीज में चेंज आ सकता है या नहीं आ सकता, वो हम आगे देखते हैं। तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी लास्ट 10 ईयर्स में, वो काफी इन्वेस्टमेंट फोकस थी, काफी केपेक्स किया था उन्होंने। एंड उनके मैनिफेस्टो में भी मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि वही चीजों का कंटिन्यूएशन उन्होंने लिखा था। बट ये जो सेटबैक आया है उसमें आप अगर देखो तो काफी जो रूरल सीट्स थी इंडिया की, वो बीजेपी और एनडीए ने लूज की थी। तो उसके हिसाब से आप उत्तर प्रदेश के भी रिजल्ट्स देख सकते हैं, राइट। तो उसमें जो 62 सीट्स आई थी लास्ट टाइम एनडीए को, उसके बदले इस बार दे आर डाउन टू अराउंड 36 से 38 सीट। तो वो सब वैसी जगहों पे हिंदी हार्टलैंड में मेन उनको जो सीट्स का फटका पड़ा है वो ना पड़े, और रूरल एरियाज में उनके खुद के जो वोट्स है वो वापस आए। और अपने जो दो अलायंस है मेजर, टीडीपी और जेडीयू, उनके भी डिमांड्स हो सकते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा थोड़े पॉपुलरिस्टिक जो मूव्स है बोले, जैसे आपको सर ने बताया था कि जो सब्सिडीज के लिए जो उनका एक्सपेंस है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, स्पेशली इन द प्राइमरी सेक्टर, ताकि वो लोग रूरल एरियाज में भी अपना एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना सके आगे जाके। तो वो सारी सब्सिडीज इंक्रीज हो सकती है, डायरेक्ट सोशल स्कीम्स में उनका स्पेंडिंग इंक्रीज हो सकता है। एंड अगर ये इंक्रीज होगा तो मतलब काफी ऑब्वियस बात है कि कहीं और से वो लोग एक कट लाएंगे। वो कट कहाँ से आ सकता है, दैट कैन बी फ्रॉम द केपेक्स दैट दे हैड प्लान। एंड वंस मोर हम हर एक चीज में बोल रहे हैं कैन बी, बिकॉज वी डोंट नो कि आगे जाके वो बजट में क्या बताएंगे, उनका आगे जाके कोलेशन कैसे माइंडसेट के साथ और कैसे अप्रोच के साथ गवर्नमेंट चलाएगा। बट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट कैन हैपन गोइंग अहेड एज इट इज अ कोलेशन पार्टी, कोलेशन गवर्नमेंट दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। तो जो पॉपुलिस्ट मेजर्स है दैट कैन डेंट द कैपेक्स स्पेंडिंग। और उसकी वजह से हम कल देख सकते हैं कि जो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीएसई सेगमेंट इंडेक्स था, सॉरी, वो 12.5 और 16.4% से नीचे आए थे। यही एक मेन कंसर्न था उनका। एंड कल तो एक ये भी ओवरहैंग था कि आर टीडीपी एंड जेडीयू गोइंग टू सपोर्ट दिस एनडीए अलायंस, आर दे गोइंग टू कंटिन्यू देयर सपोर्ट। उसके ऊपर से काफी हद तक आज वो जो ओवरहैंग था वो निकल चुका है, जब जेडीयू और टीडीपी दोनों आज प्रधानमंत्री के घर पे पहुंचे फॉर द मीटिंग। एंड देर देर आर रिपोर्ट्स के वो अभी प्रस्ताव देने वाले हैं प्रेसिडेंट को टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट। एंड निफ्टी का जो जैसे पहले बोला था 4 ईयर्स में वर्स्ट ड्रॉप था 5.93%। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों 7.9 8.2% से भी रिड्यूस हुए। पर अब आगे जाके क्या व्यू है, मतलब देर वॉज अ डिप यस्टरडे, राइट। तो उसकी वजह से
जो निफ्टी का 1 ईयर फॉरवर्ड मूविंग मल्टीपल है, दैट केम डाउन टू अराउंड 19 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग, 1 ईयर फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं हम। दैट इज बिलो इट्स 5 ईयर एवरेज ऑफ 19.2 टाइम। तो ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और अभी भी इट हैज नॉट गॉन अ लॉट आउट ऑफ आवर हैंड्स। इट इज एवरी डिप ऑफ अराउंड, वी आल्सो एस्टिमेट दैट अगर कुछ एनीथिंग गोज साउथ, इफ एनीथिंग गोज साउथ, तो 5 to 10% करेक्शन आ सकता है निफ्टी में। उससे ज्यादा हमको नहीं लगता कि बड़ा करेक्शन आए। बट एनी डिप दैट कम्स फ्रॉम नाउ शुड बी ट्रीटेड एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, एंड उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स जो है दे लुक वेरी अट्रैक्टिव फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे बोला कि निफ्टी का 19 टाइम्स हो गया था कल प्राइस टू अर्निंग्स 1 ईयर फॉरवर्ड का। तो उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप स्टॉक्स लुक वेरी अट्रैक्टिव। एंड आज हम बात करेंगे एक कंपनी की, रोजारी बायोटेक। वी आर प्रिटी क्लोज टू इनिशिएट अ कॉल ऑन दिस। आपको कुछ दिनों में इसका एक डिटेल रिपोर्ट भी आगे जाके मिल जाएगा। तो रोजारी बायोटेक एक्चुअली है क्या? तो रोजारी बायोटेक इज अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 3 सेगमेंट्स में अभी प्रेजेंट है। द मेजर सेगमेंट जहाँ से उनका 75% रेवेन्यू आता है, दैट इज HPPC सेगमेंट वो बोलते हैं, होम पर्सनल केयर और स्पेशलाइज्ड केमिकल्स में वो लोग केटर करते हैं। वो HPPC का उनका फुल फॉर्म है। दूसरा है टेक्सटाइल का, एंड तीसरा है एनिमल हस्बेंड्री का। तो टेक्सटाइल में से उनको 20% रेवेन्यू आता है, एंड एनिमल हस्बेंड्री इज अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू, दैट इज अराउंड 5%। उनकी 3 सब्सिडियरीज है। Pero esas baru tahun lebih sekitar bisa. Hmm. तो हम बात कर रहे थे रोजारी की। तो उनका 1800 करोड़ ऑट का टॉप लाइन है, उसमें से 75% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम HPPC सेगमेंट, 20% कम्स फ्रॉम टेक्सटाइल, एंड 5% कम्स फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। तो उनका जो HPPC सेगमेंट है उसमें लास्ट 6 ईयर्स में रेवेन्यू हैज ग्रोन एट अ किकर ऑफ अराउंड 70%। तो ये क्यों हुआ? एक तो वो सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया, दैट्स वन, एंड द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने 3 कंपनीज जो है उनको अक्वायर किया या फिर स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किया। तो वो 3 कंपनीज है यूनिटॉप, ट्रिस्टार एंड बुजिल रोजारी। तो यूनिटॉप एक कंपनी है जो एग्रोकेमिकल सेक्टर में भी अपना सप्लाई करती है, ऑयल एंड गैस में भी अपना सप्लाई होता है, एंड ये जो सेगमेंट में है HPPC उसमें भी वो सप्लाई करती है। दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर सरफैक्टेंट, जो एक रॉ मटेरियल है रोजारी के लिए। तो एक टाइप का हम कह सकते हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन रोजारी ने किया है बाय एक्वायरिंग यूनिटॉप। तो दैट इज हेल्पफुल। फिर ट्रीस्टार है। ट्रीस्टार में वो लोग फ्रेग्रेंस, अरोमा, वो सब सेक्टर्स में केटर करता है। यूनिटॉप 25+ कंट्रीज में अपना एक्सपोर्ट करता है। थ्री स्टार मोर दैन इंडिया में करता है, US में करता है, यूरोप में भी करता है, टू दी मल्टीपल MNCs। तो इट हैज अ वेरी गुड बेस देयर। एंड बुजिल रोजारी जो है दैट इज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग सब्सिडरी ऑफ रोजारी बायोटेक। लास्ट 1 ईयर में उनके रेवेन्यूज डबल हुए हैं। तो वो इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग में है। इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग जैसे कि आप रेलवे स्टेशन देख लो, आप हॉस्पिटल्स देख लो, या फिर आप कोई कॉर्पोरेट्स देख लो, वहाँ पे जो क्लीनिंग होती है उन सब में वो सप्लाई करता है। दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सब्सिडरी फॉर रोजारी। एंड उसमें क्योंकि वो लोग अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, अच्छे लेवल के कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करना चाहते हैं, सो देयर दे गिव अ लॉट ऑफ एडिशनल सप्लाईज एज वेल। जैसे कि सिर्फ आपको क्लीनिंग एजेंसी नहीं दी, आपको साथ में टिश्यू पेपर है और कुछ जो भी क्लीनिंग रिलेटेड चीज़ है वो भी दे दी।
तो उन सब के हिसाब से उनका उस सब्सिडरी में मार्जिन थोड़ा कम रहता है, मिड सिंगल डिजिट्स में रहता है, जबकि आप रोजारी की ओवरऑल बात करें तो वो मार्जिन अराउंड 13-14% और पकड़ के रखते हैं। तो टेक्सटाइल की हम बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। वो लोग बांग्लादेश में भी अपना एक ऑफिस अभी उन्होंने सेटअप किया, एंड बांग्लादेश बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स फॉर टेक्सटाइल, तो वो उधर भी अब आगे जाके टैप इन करना चाहते हैं। एंड टेक्सटाइल बिजनेस ने लास्ट 1 ईयर में 1 ईयर और मोर में थोड़ा स्ट्रगल किया, बिकॉज जो प्राइजेस है वो काफी हद तक डाउन आ गए, वॉल्यूम्स हैव रिमेन कांस्टेंट, एंड दैट हैज बीन द केस फॉर एचपीपीसी एंड द ओवरऑल केमिकल सेक्टर एज वेल। एचपीपीसी में भी आप देखो तो 20-25% तक उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए, बट द वैल्यू वाइज दे हैव इंक्रीज्ड देयर सेल्स लोअर देन दैट। तो उसमें भी एक आप देख सकते कि प्राइस करेक्शन आया था, बट दे आर हैविंग अ वेरी गुड वॉल्यूम ग्रोथ, एंड उनके पास अच्छी कैपेसिटीज भी है आगे जाके वो जो भी ग्रोथ है उस पर कैपिटलाइज करने के लिए। देयर कैपेसिटीज आर ओनली यूटिलाइज टू अराउंड 65%, एंड जब वो कैपेसिटीज अगर फुल्ली यूटिलाइज भी हो जाए तो दे हैव इनफ लैंड बैंक एंड इनफ फैसिलिटीज अराउंड देम कि जहाँ पे वो मिनिमम केपेक्स पे अपना प्रोडक्शन लाइन नया चालू कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ द टाइम। तो एनिमल हस्बेंड्री की हम बात करें, थर्ड सेक्टर जो है उसमें से 5% रेवेन्यू आता है। दैट इज बिजनेस जहाँ पे उनका मार्जिन थोड़ा हाई रहता है। एंड FY19 में उन्होंने एक लोज़ैलो करके एक ब्रांड है जिसको अक्वायर किया था, उसके अंदर से वो अपने प्रोडक्ट सेल करता है, जो हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। तो व्हाट अहेड, तो यूनिटॉप हमने जो सब्सिडरी की बात की थी सबसे पहले, तो उसमें और ट्री स्टार में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा हाई चल रहा है, अराउंड 90-95% चल रहा है। एंड यूनिटॉप में जैसे बात की थी कि सर्फैक्टेंट्स बनाया था, दैट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फाइनल प्रोडक्ट दैट रोजारी सेल्स एज वेल। तो उसके हिसाब से वो वहाँ पे केपेक्स कर रहा है, ताकि वहाँ से जो ईओ करके एथिलीन ऑक्साइड करके उनका जो रॉ मटेरियल है वो अच्छे से अगर उनको सप्लाई होता रहेगा तो फिर दे विल बी एबल टू कैच अप ऑन द डिमांड, बाहर से उनको वो रॉ मटेरियल मंगाना नहीं पड़ेगा। तो दैट इज अ गुड थिंग दैट दे आर डूइंग। 200 करोड़ जितने का केपेक्स वो कर रहे हैं उसमें से 170-180 करोड़ का केपेक्स उस यूनिट ऑफ सब्सिडरी तक जाने वाला है। तो उधर से अच्छा सा मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है, एज दे विल बी supplying their subsidiary itself will be supplying them the product, the raw material। एंड दूसरा एक रीजन हो सकता है कि जैसे हमने बोला था 65% यूटिलाइजेशन पे भी वो चल रहा है, तो जैसे आगे जाके वो अपना जो वॉलेट शेयर है फ्रॉम बिग कस्टमर लाइक HUL वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो कंसंट्रेशन बढ़े। तो इट इज नॉट अ वेरी टिपिकल सिचुएशन जहाँ पे कंपनीज अपना वॉलेट शेयर फ्रॉम अ पर्टिकुलर कस्टमर डिक्रीज करना चाहते हैं, इंस्टेड यहाँ पे वो HUL जैसे बड़े कंपनीज के साथ अपना वॉलेट शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं। तो वो जैसे जैसे होगा, जैसे वहां से डिमांड आएगी, तो द इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल किक इन, एंड उससे भी उनका मार्जिन एक्सपांशन हो सकता है। तो व्हाट वी एस्टिमेट इज के HPPC जो सेगमेंट है दैट प्रोमिसेस गुड ग्रोथ गोइंग अहेड। वो 20% के आजू बाजू ग्रो हो सकता है, 15-20% से। एंड मार्जिन जो है जो ऊपर बात की उन सब रीजंस की वजह से भी एक्सपांड हो सकते हैं बाय 100 बेसिस पॉइंट। तो जो अभी 13.7 या 14% के आजू बाजू है वो और एक्सपांड होने की उनमें स्पेस आ जाती है, जैसे उनका केपेक्स मटेरियलाइज हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, वैसे उनका केपेक्स भी बढ़ सकता है, लीडिंग टू बेटर प्रॉफिट गोइंग अहेड। तो इसमें रिस्क क्या है, तो जैसे बताया था पहले भी कि वॉल्यूम्स हैव एक्सपैंडेड बेटर देन द वैल्यू, मतलब उनके रेवेन्यू उतने ज्यादा ग्रो नहीं हो जितने वॉल्यूम्स ग्रो है, मीनिंग कि प्राइजेस में है कॉन्ट्रैक्शन। इसमें केमिकल सेक्टर में भी देखा है कि प्राइजेस में ज्यादा पावर रहता नहीं है कंपनीज के पास, तो यहाँ पे भी वी गेट अ सेंस की प्राइसिंग पावर उतना ज्यादा कंपनी के पास है नहीं।
तो इफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस गो डाउन इवन मोर, तो उसकी वजह से फाइनल प्राइस भी उनका डाउन जा सकता है और इनके पास बार्गेनिंग पावर उतना ज़्यादा रहता नहीं है, तो उसकी वजह से मार्जिन भी थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं आगे जाके, इफ दैट इज द केस। एंड फुजिल रोजारी, जो मैंने आपको पहले बोला था कि एक सब्सिडरी है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग ऑर्डर्स वो लेके आती है, उसमें अगर ऑर्डर्स लाने में उनको स्लो डाउन आता है तो फिर जो हम 20% जितना ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हैं एचपीपीसी सेगमेंट से, उससे थोड़ा कम हो सकता है। तो दोज आर two of some of the risks that are associated with Rosary. बट जैसे हमने आपको बोला कि we'll come up with a detailed report जो हम टेलीग्राम पे हमारा चैनल पे पोस्ट करेंगे, तो उसमें से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, एंड we'll give a detailed report and our estimates as well over there. तो उसके अलावा जो हमारे टॉप पिक्स है वो ये रहे फॉर लॉन्ग टर्म आइडियाज, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हमको लगती हैं। Thank you everyone. If you have any question, you can ask. You can type in our chat box. आप हैंड रेस कर सकते हैं, बट आप वो सारे क्वेश्चन जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक ना रखें, सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन जो वो पूछे। स्टॉक स्पेसिफिक आपके पास जो भी क्वेश्चन हो वो आप टाइप इन कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप पे, जो आपको नंबर आपको सर ने दिखाया था, एंड उसमें आप स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे, इधर कोई सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो प्लीज टाइप इन। देयर इज वन क्वेश्चन, आईटी सेक्टर में तेजी कब आएगी? तो आईटी में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट सारे कंपनीज के रिजल्ट और गाइडेंस डिसअपॉइंटिंग थे। तो ये एक रीज़न है जिसके चलते ऊपर के लेवल से आईटी इंडेक्स में हमने करेक्शन देखा है। तो हमारे हिसाब से कंपनीज खुद जब बोल रही हैं कि उनका जो आउटलुक है वो कॉशियस है, तो वो जब तक रिवाइज नहीं करती तक एक सस्टेनेबल अपमूव मुश्किल है। तो लेट्स वेट, यहाँ पे आउटलुक इम्प्रूव होता है और फिर पर ये है कि काफ़ी अच्छे लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो यहाँ से फर्दर डाउनसाइड नहीं लग रहा, पर यहाँ से सिग्निफिकेंट अपमूव आने के लिए उनका जो आउटलुक है वो इम्प्रूव होना ज़रूरी है। तो वो उसके लिए वेट करेंगे। और एक लॉन्गर टर्म व्यू है, 2-3 साल का व्यू है, तो यहाँ से एक्यूमुलेशन जरूर से किया जा सकता है। पर 1-2 क्वार्टर के नज़रिए से तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो शॉर्ट टर्म का व्यू है तो अभी तो अवॉइड करना चाहिए। रेलवे सेक्टर पीएसयूज, तो इस सेक्टर में हमने काफी अच्छा रनअप देखा था, एंड जैसे हमने बात की थी कि अंडर द न्यू रेजिम देर आर लॉट ऑफ अनसर्टनिटीज के उनकी पॉलिसीज कैसी रहेंगी। तो क्या वो केपेक्स करेंगे इंफ्रा में, क्या वो केपेक्स करेंगे रेलवेज में, और इन दोनों डिफेंस में भी फॉर एग्जांपल। तो इन सारे स्पेसेस जो मैंने आपको बोले उन सब में काफी अच्छा केपेक्स किया था बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने द लास्ट 10 ईयर। वो सब आप देख भी सकते हैं उनके स्टॉक प्राइसेस में, दे हैव रन अप क्वाइट वेल। तो आगे जाके कैसी गवर्नमेंट बनती है, उनके मेजर्स कैसे रहते हैं, उस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहता है रेलवे सेक्टर पीएसयूज कैसे आगे जाके परफॉर्म करेंगे। बट उसमें भी देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स, तो आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन हो या आपको पोजीशन बनानी हो, तो उसके लिए आप कोई भी स्टॉक ध्यान में हो या कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वील गाइड यू अकॉर्डिंगली। बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक के तो लेवल्स हमने प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर लिए हैं, तो हम ये प्रेजेंटेशन अपनी यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे, तो आप पूरा वहाँ से फिर से देख सकते हैं। एफएमसीजी, सो एफएमसीजी में अगर आपको याद हो तो लास्ट मंथ के मीटिंग में भी हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था। हमने बोला था कि
रूरल डिमांड जो है वो वापस आती है, कैसे आती है, बिकॉज मार्जिन्स तो भी आर रनिंग एट अ वेरी गुड लेवल एंड द ओनली फैक्टर दैट इज मिसिंग इज डिमांड। इमामी के अगर आप इस क्वार्टर के रिजल्ट देखो तो 6% उनका जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था, दैट इज अ वेरी गुड नंबर। तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो जिस दिन इमामी के रिजल्ट आए 16-17% तक इमामी ऊपर भी गया था। तो ये जो सोशलिस्ट स्कीम्स भी अगर गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है तो उसके हिसाब से तो और भी अच्छा पुश मिल सकता है एफएमसीजी सेक्टर को, बिकॉज द ओनली thing that I guess is missing for a rally in FMCG demand is the in FMCG is the rural demand। तो वो भी धीरे धीरे वापस आ रही है। कच्चा मॉनसून का एस्टिमेट भी किया जा रहा है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एफएमसीजी कंपनीज। अगर वो अच्छा हुआ तो हमारे जो क्रॉप की यील्ड्स है वो अच्छा आएंगे, फार्मर्स के हाथ में पैसे आएंगे, रूरल इकोनॉमी विल परफॉर्म वेल, तो उसके हिसाब से डिमांड रिवाइवल आ सकता है। तो वी आर होल्डिंग अ पॉजिटिव व्यू ऑन एफएमसीजी सेक्टर फ्रॉम क्वाइट अ वाइल नाउ। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना चाहिए क्या अभी, और लार्ज कैप में लगाना चाहिए? तो हमारा व्यू तो आप जैसे मीटिंग में भी आपने एक सेंस थोड़ा पकड़ ही लिया होगा कि जो आप बोल रहे हो वैसा आप कर सकते हैं। दैट इज बेटर वे टू गो अहेड विथ द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव फॉर स्मॉल कैप फंड्स। उसमें से आप प्रॉफिट बुकिंग करके लार्ज कैप फंड्स में डाल सकते हैं। रिस्क एवर्ट रेशियो उधर हमको बेटर लगता है फ्रॉम अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। निफ्टी फार्मा इज गुड फॉर 1 year। जी, फार्मा इंडेक्स पे जैसे हमने प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया, फार्मा इंडेक्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। और यहाँ से जो अपसाइड टारगेट है वो करीबन 7-8% की और अपमूव सजेस्ट करते हैं। तो स्टॉक्स भी हमने 3-4 बताए थे, तो वो भी आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी ले सकते हो और फार्मा सेक्टर के ईटीएफ्स भी ले सकते हो। So if you have any other questions, please type in or we'll close the meeting in 2 minutes. ये देखिए